तो हमने सर्जरी शुरू की थी और उसमें ओपन वुंड में कुछ परिभाषा लिखी थी, उसके बाद 10 पॉइंट हमने लिखे थे, उसके बाद हमारा रहेगा 11 पॉइंट रहेगा असेप्टिक वुंड। असेप्टिक वुंड, असेप्टिक वुंड। अब असेप्टिक वुंड किसे कहेंगे? अ यानी कि एब्सेंट, अ यानी कि एब्सेंट, और सेप्टिक का मतलब संक्रमण, सेप्टिक का मतलब संक्रमण, अ यानी कि एब्सेंट और सेप्टिक का मतलब संकरण। सेप्टिस, ये सेप्टिस से ही टर्म आया सेप्टिक, सेप्टिस यानी कि संक्रमण और ये है सेप्टिक। तो एब्सेंट संक्रमण यानी कि असेप्टिक किसे बोलेंगे? जिसमें संक्रमण ना हो। तो जिसमें भी संक्रमण ना हो ऐसे वुंड को बोलेंगे हम असेप्टिक वुंड। और ऐसा अगर नॉर्मली देखें तो कैसा, मतलब कैसे रहेगा? तो अगर जो नेचुरल जो वुंड रहते हैं वो नॉर्मली जिसमें सब में संक्रमण फैला ही रहता है। क्योंकि अब मान लो कोई आपको चोट लगी, कहीं आप गिर गए, तो क्या फर्श पर उसमें पहले से ही उसको नहीं संक्रमित किया था? या फिर कोई चाकू वगैरह आप काटे तो उसको नहीं संक्रमित किया था? नहीं ना, उसमें पहले से ही संक्रमण है। तो जो नेचुरल जो बन रहे, यानी कि नेचुरल जो घाव होंगे वो रहेंगे सारे सेप्टिक ही रहेंगे। और तो असेप्टिक वुंड किसे कहेंगे? तो असेप्टिक वुंड किसे कहेंगे? जब कोई डॉक्टर है या फिर कोई भी सर्जन है, तब सर्जरी के वक्त जो चीरा लगाते हैं उसको ही बोलेंगे हम सर्जरी या फिर असेप्टिक वुंड। यानी कि इसमें क्या रहेगा कि ये घाव नॉर्मली संक्रमित रहित होते हैं, ये घाव संक्रमण रहित होते हैं। अब संक्रमित रहित कौन से घाव होंगे? यानी कि नॉर्मल जो घाव होंगे वो संक्रमित रहित नहीं होंगे, नेचुरल जो रहेंगे वो संक्रमित नहीं रहित नहीं रहेंगे। क्योंकि उसमें किसी में भी, अब आप कह दो कि कभी हम चाकू हम यूज कर अगर लग गया तो उस पर क्या चाकू पे स्पिरिट लगी हुई थी, कोई फर्श है फर्श पे स्पिरिट लगी हुई है, या कोई कैमन ऊपर लगा हुआ है, नहीं ना। तो क्या रहेगा कि नेचुरल जो घाव रहेंगे वो सब सेप्टिक ही रहेंगे, यानी कि उनमें संक्रमण रहेगा ही रहेगा। तो जो असेप्टिक वुंड रहेगा वो कैसे रहेंगे कि ये नॉर्मली क्या रहता है कि जब सर्जरी करते हैं तब यह घाव सर्जन बनाया जाता है, सर्जन द्वारा बनाया जाता है तब। तो क्या रहेगा, यह सामान्यतः सर्जरी करते समय सर्जन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये लिखेंगे कि ये सामान्यतः सर्जरी करते समय सर्जन द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि जो सर्जन रहेगा वो प्रॉपरली एंटीसेप्टिक का यूज करके या फिर स्पिरिट लेगा या कैमन फोड़ लेगा, उसका नॉर्मली उपयोग करके वही उस साइड को फिर वो करेगा। फिर इसमें क्या रहता है कि ऐसी सर्जरी को, मतलब जो ये सर्जरी करेगा ऐसी सर्जरी को क्या कहेंगे? तो ऐसी सर्जरी को असेप्टिक सर्जरी कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्जरी में कोई भी संक्रमण नहीं रहेगा। तो ऐसी सर्जरी को क्या कहते हैं? असेप्टिक सर्जरी कहेंगे। तो ऐसी सर्जरी को असेप्टिक सर्जरी कहते हैं। असेप्टिक यानी निसंक्रमण, सेप्टिक यानी संक्रमण और असेप्टिक यानी निसंक्रमण, यानी कि जिसमें संक्रमण ना हो। तो ऐसे घाव जिसमें संक्रमण ना हो उसको बोलेंगे असेप्टिक वुंड। और ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो जब सर्जरी करते वक्त सर्जन जो घाव बनाता है वो असेप्टिक वुंड ही बनाता है, क्योंकि वो प्रॉपर उसके पास इंस्ट्रूमेंट रहेंगे वो स्टरलाइज किए रहेंगे। फिर ऐसी जो अगर कोई सर्जरी रहेगी तो सर्जरी को असेप्टिक सर्जरी कहेंगे, क्योंकि उसमें अगर देखें तो इसमें अगर देखें तो उसमें कोई भी संक्रमण नहीं पाया जाएगा। इसके उल्टा अगर देखें, असेप्टिक वुंड के उल्टा देखें तो कंटामिनेटेड वुंड। तो इसका उल्टा देखें तो कंटामिनेटेड वुंड। अब कंटामिनेटेड को ही बोलते हैं संक्रमण, कंटामिनेट को ही बोलते हैं संक्रमण, यानी कि असेप्टिक जिसमें कोई संक्रमण ना हो, कंटामिनेटेड यानी कि कंटामिनेट जिसमें घाव में संक्रमण हो, ऐसा घाव जिसमें संक्रमण हो उसी को बोलते हैं कंटामिनेट। कंटामिनेट का ही मतलब है संक्रमण। तो ऐसा घाव जिसमें संक्रमण
हो। ऐसा गांव जिसमें संक्रमण हो उसको बोलेंगे कंटामिनेटेड, और जिसमें संक्रमण ना हो उसको बोलेंगे असेप्टिक वुंड। क्लियर। उसके बाद देखें तो ग्रेनुलेटिक वुंड। ग्रेनुलेटिंग वुंड। तो ग्रेनुलेटिंग वुंड किसे कहेंगे? तो ग्रेनुलेटिंग वुंड कहेंगे कि ऐसा वुंड जिसको हील होने में, मतलब जिसकी हील होने में उसकी कम समय लगता है, सॉरी ज्यादा समय लगता है। ग्रेनुलेटिंग ना, हाँ। तो ऐसा वुंड जिसमें हील होने में इसका मतलब अगर देखें तो ग्रेनुलेटिंग में क्या रहता है कि उसकी हीलिंग क्षमता ज्यादा रहती है, यानी कि हीलिंग पावर ज्यादा रहती है। तो ग्रेनुलेटिक जो वुंड रहता है उसमें क्या रहता है कि ऐसा वुंड जिसमें जो उसकी हीलिंग क्षमता वो रहती है वो ज्यादा रहती है, इसलिए वो जल्दी सही हो जाएगा। ग्रेनुलेटिक वुंड किसे कहेंगे? तो ऐसा घाव जिसकी हील होने की क्षमता ज्यादा हो। अब हील होने की क्षमता ज्यादा हो तो घाव जल्दी से ठीक होगा, तो उसको बोलेंगे हम ग्रेनुलेटिक वुंड। तो घाव जल्दी सही होगा। फिर इसका अगर ऑपोजिट देखे तो अल्सरनेटिंग वुंड। अल्सरनेटिंग वुंड में क्या कह रहा है? अल्सरेटिंग वुंड। ओके। अल्सरेटिंग वुंड इसमें क्या रहेगा कि जो ग्रेनुलेटिंग वुंड रहता है उसकी हील होने की क्षमता ज्यादा रहती है, और अल्सरेटिंग जो वुंड रहता है उसमें हील होने की क्षमता कम रहती है, यानी कि इसमें ऐसा घाव जिसकी हील होने की क्षमता कम हो, और ये घाव जो रहेगा वो देरी से ठीक होगा। तो घाव देरी से सही होगा। क्लियर। तो पहला ही हमने पढ़ा असेप्टिक वुंड। असेप्टिक वुंड क्या रहेगा कि ये संक्रमित रहित होते हैं, यानी कि इसमें कोई संक्रमण नहीं रहता। ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो सर्जन रहते हैं वो सर्जरी करते वक्त करते हैं, और इसके कारण जो सर्जरी की जाएगी उसको बोलेंगे असेप्टिक वुंड। उसके उल्टा कंटामिनेटेड वुंड, यानी कि ऐसा घाव जिसमें संक्रमण ज्यादा मात्रा में हो उसको बोलेंगे कंटामिनेटेड वुंड। फिर देखा ग्रेनुलेटिंग वुंड जिसके हीलिंग पावर जिसकी ज्यादा होती है उसको बोलेंगे ग्रेनुलेटिंग वुंड। फिर अगर देखे तो जिसमें भी अल्सरेटिंग वुंड, यानी कि जिसकी जो हीलिंग क्षमता रहती है वो कम रहती है, यानी कि जो हील जल्दी से हील नहीं होते उसको बोलेंगे अल्सरेटिंग वुंड। क्लियर। उसके बाद अगर देखें तो रेबिड वुंड यानी कि जिस रेबिड जानवर के कारण होता है, रेबिड जानवर के काटने के कारण जो वुंड होता है उसको बोलेंगे हम रेबिड वुंड। तो अगला पॉइंट हमारा 15वां रेबीज वुंड। तो रेबीज वुंड किसे कहेंगे? यानी कि रेबिड जानवर के काटने के कारण जो घाव होता है उसको बोलेंगे हम रेबिड वुंड। अगर रेबिड वुंड माने तो रेबीज नॉर्मली देखे तो कुत्ते के काटने से नहीं होता। रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से नहीं होता। रेबीज सिर्फ कुत्ते के लार में पाया जाता है। यानी कि मान लो अगर वो कुत्ता किसी बिल्ली को काटेगा, कोई रेबिड एनिमल है, कुत्ता मान लो अगर बिल्ली को काटेगा तो बिल्ली में भी रेबीज फैलेगा। क्योंकि जो अगर देखें तो उसका जो मेन कारक रहता है वो रहता है लाइसा वायरस। कुत्ते के काटने से वो मतलब कुत्ते के लार में वो पहले से मौजूद नहीं रहता, वो रहता है एक वायरस रहता है जो कि मेनली लाइसा वायरस रहता है। उसका अगर रेबिट किससे फैलती है, यूं मतलब रेबिट होती किससे अगर पूछे तो वो होती है लाइसा वायरस से, और अगर फैलती किससे है तो वो होती है लार से। वो सिर्फ कुत्ते की लार नहीं आ गई, वो आ गई किसी भी जानवर की आ गई, यानी मान लो कुत्ता मान लो, बिल्ली मान लो, खरगोश मान लो या बंदर मान लो, उनके काटने से यानी कि जो रेबीज जो होगा वो लार में पाया जाएगा। लाइसा वायरस जो रहता है वो लार में पाया जाता है। तो
रेबीज वुंड में हम देखेंगे कि रेबिड जानवर के काटने के कारण जो घाव बनता है उसको बोलेंगे हम रेबिड वुंड। तो रेबिड एनिमल के काटने से बनने वाला घाव, रेबिड एनिमल के काटने से बनने वाला जो घाव रहता है वो रहेगा, उसको बोलेंगे हम रेबीज वुंड। और अगर देखें तो रेबीज वुंड में क्या होगा कि कभी भी रेबिड जानवर अगर काटे तो उसमें क्या करना है कि हमें कभी भी उसको नॉर्मल पानी से नहीं धोना है या फिर कोई दवाई भी नहीं लगानी, उसको क्या करें नॉर्मली उसको साबुन के पानी से धो देने का है। तो घाव की सफाई कैसे करें? तो साबुन के पानी से या फिर साबुन के घोल से, साबुन के घोल से साबुन लेना है, उसका घोल पानी में कर देना, फिर उससे उसकी सफाई कर देनी है, यानी कि साबुन के घोल से उसकी सफाई करनी है। फिर इसमें क्या रहता है कि कभी भी जो रेबिड एनिमल काटेगा उसमें कभी भी टाके नहीं लगाए जाते। क्यों नहीं लगाए जाते? क्योंकि मान लो अगर हम टाके लगाएंगे तो उसमें जो बाहर से वायरस फैला हुआ है वो टाकों के जरिए अंदर जाएगा तो वो कार्य कैसे करता है? वो सीधा नर्वस सिस्टम के थ्रू कार्य करता है। जो रेबिड लाइसा वायरस रहता है वो सीधा ही नर्वस सिस्टम के थ्रू ही काम करता है। तो जो रेबीज के गांव में टाके नहीं लगाने चाहिए। जो रेबीज का घाव रहता है उसमें मेनली करके हमें टाके नहीं लगाने चाहिए। यानी कि जो रेबीज वुंड रहता है वो रेबिड एनिमल के काटने के कारण होता है। और इसमें क्या रहता है कि घाव की सफाई हमको करनी है तो साबुन के घोल से करेंगे और इसमें कभी भी टाके नहीं लगाएंगे। अगर देखें तो रेबीज फैलती किसके कारण है? तो रेबीज होती कैसे है? तो बीमारी होती कैसे है? बीमारी होती कैसे है? जो रेबीज बीमारी होती है वो कुत्ते के काटने से नहीं होती। रेबीज जो बीमारी है वो कुत्ते के काटने से नहीं होती, ये होती है वो लाइसा वायरस से होती है, लाइसा वायरस से। और अगर मान लो कि यह लाइसा वायरस कुत्ते में है या फिर ये कुत्ते में पहले से ही नहीं रहता, वो बाहर से आता है ये वायरस है, तो अगर कुत्ते में है और कुत्ते के लार में ये पनप रहा है तो ही उससे बीमारी होगी। यानी कि नॉर्मली हर कोई कुत्ते से रेबीज बीमारी नहीं होती, उसमें अगर जो लाइसा वायरस उसमें उपस्थित है तभी होगी। अब मान लो कि कुत्ते के लार में उपस्थित है और अगर किसी ने बिल्ली को काटा उसने तो बिल्ली में भी वो बीमारी फैलेगी, बिल्ली ने अगर किसी और को काटा तो उसमें भी ये बीमारी फैलेगी। यानी कि ये जो बीमारी रहती है वो लार में रहती है, लार में फैलती है। अगर कुत्ते ने अगर नाखून मार लिया और उस पर अगर कुत्ते की लार गिरी तो भी ये बीमारी होगी। या फिर बिल्ली कोई एनिमल है, रेबिड एनिमल कोई भी मान लो, रेबिड एनिमल कुत्ता भी मान लो, बिल्ली या बंदर भी मान लो, उसके अगर लार गिरी किसी गांव पे तो वो रेबीज हो सकती है। यानी कि मेनली जो रहती है वो लार में रहती है। तो फैलती कैसे है? बीमारी होती कैसे? तो बीमारी होती है लाइसा वायरस से। और फैलती कैसे? तो ये जो रेबिड एनिमल जो रहता है उसके लार में ये रहता है, यानी कि रेबिड एनिमल के काटने या फिर संक्रमित लार में, रेबिड एनिमल के काटने या फिर उसके संक्रमित लार में। नॉर्मली हम यूं नहीं कह सकते कुत्ते के काटने से रेबीज होती है, यूं नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसमें कुत्ता भी आ गया, बिल्ली भी आ गया, बंदर भी आ गया, जो भी जानवर जिससे वो संक्रमित हो वो सारे जानवर इसमें आ जाएंगे। अब मान लो कि जो जो ह्यूमन रहता है, जो मनुष्य रहता है, उसमें उससे फिर रेबीज आगे नहीं फैलेगी, क्योंकि जो मनुष्य है वो डेड एंड होस्ट है। जो अगर गाय देख लो, गाय भी डेड एंड होस्ट है, यानी कि वहां पर आकर रेबीज खत्म हो जाएगा, यानी कि वहां तक लास्ट संक्रमण वहीं से होगा। अगर दूसरे मनुष्य या कोई भी दूसरा इंसान में अगर रेबीज है तो वो दूसरे को काटेगा तो उसमें वो फैलेगी नहीं, क्योंकि वो लास्ट मनुष्य वो डेड एंड होस्ट है, उससे आगे फिर वो बीमारी नहीं फैलती, लास्ट उसी तक रहेगी। क्लियर? ना 15 पॉइंट हो गए यहाँ पर। फिर आगे देखें 16वां, तो मैगट वुंड। 16वां मैगट वुंड।
अब मैगट किसे बोलेंगे, तो जो मक्खी का लार्वा रहता है उसको बोलेंगे मैगट। तो मक्खी का लार्वा, तो मैगट किसे बोलेंगे, मक्खी का जो लार्वा रहता है उसको ही हम मैगट वुड कहते हैं। और मैगट वुड को अगर देख लो तो ट्रोमेटिक मियासिस भी कहते हैं। ट्रोमेटिक मियासिस, ट्रोमेटिक मियासिस। ट्रोमेटिक का मतलब ट्रोमेटिक यानी कि कोई चोट या फिर कोई आघात, उसको बोलेंगे हम या ट्रोमेटिक। ट्रोमा हम नॉर्मली पढ़े, ट्रोमा कोई आघात हो या चोट हो उसको बोलेंगे हम ट्रोमेटिक। मियासिस कैसे बोलेंगे, तो मियासिस बोलेंगे मक्खी का संक्रमण। मियासिस बोलेंगे मक्खी का संक्रमण, मक्खी का संक्रमण। यानी कि हम देख रहे मैगट वुंड या फिर ट्रोमेटिक मियासिस। मैगट वुंड, मैगट किसे बोलेंगे, तो मक्खी का जो लार्वा रहता है उसको बोलेंगे मैगट। और ट्रोमेटिक मियासिस, ट्रोमेटिक ट्रोमा या फिर कोई आघात या फिर चोट, मियासिस मक्खी का जो संक्रमण रहता है उसको बोलते हैं हम मियासिस। यानी कि मक्खी के लार्वा के कारण कोई घाव हो, यानी कि मक्खी के लार्वा जिसको बोलेंगे मैगट, उसकी वजह से जानवर में के कोई अगर खुरों या फिर पैरों में जो घाव होता है उसको बोलेंगे हम ट्रोमेटिक मियासिस या फिर मैगट वुंड। तो मक्खी के लार्वा उसको बोलेंगे मैगट के कारण जानवर के पैर या फिर खुर में बनने वाला घाव, उसको बोलेंगे हम मैगट वुंड या फिर ट्रोमेटिक मियासिस। क्लियर। और इसका उपचार कैसे करेंगे, तो इसका उपचार करने के लिए हम क्या करना है, इसका उपचार करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म और टर्पेंटाइल ऑयल लेंगे। इसका जो उपचार करेंगे वो क्लोरोफॉर्म और हम लेंगे टर्पेंटाइल ऑयल। टर्पेंटाइल, क्लोरोफॉर्म और टर्पेंटाइल ऑयल लेंगे। किस रेशियो में लेंगे, तो 1:1 के रूप में हम इसका लेंगे। जो टर्पेंटाइल ऑयल रहेगा और क्लोरोफॉर्म रहेगा 1:1 के रूप में लेंगे। क्लोरोफॉर्म क्या रहेगा, ये सामान्य निश्चेतक है, तो ये क्या करेगा, जो मैगट रहेगा, जो मक्खी का लार्वा रहेगा उसको खत्म कर देगा। और टर्पेंटाइल ऑयल क्या रहेगा, ये एक जलनशील है, यानी कि इससे क्या होगा कि जो मैगट क्लोरोफॉर्म से मर गए वो तो मर जाएंगे, और जो बच गए क्लोरोफॉर्म से जो बच गए वो उनको बाहर निकाल देंगे। यानी कि ये एक जलनशील पदार्थ रहता है टर्पेंटाइल ऑयल, तो उससे सारे जो मैगट है उनको बाहर निकाल देगा। हम देखेंगे ट्रोमेटिक मियासिस, ट्रोमेटिक मियासिस या फिर मैगट वुंड। मैगट किसे कहेंगे, मक्खी का लार्वा। ट्रोमेटिक, ट्रोमा किसी को चोट पहुंचना या फिर आघात पहुंचना उसको बोलेंगे हम ट्रोमा। और मियासिस मक्खी का जो संक्रमण रहता है उसको मियासिस बोलते हैं। तो मक्खी के लार्वा के कारण अगर जानवर के पैर या फिर उसके खुर में कोई संक्रमण हो उसको बोलेंगे हम मैगट वुंड या फिर ट्रोमेटिक मियासिस। उसका उपचार कैसे करेंगे, तो उसका उपचार के लिए हमें क्लोरोफॉर्म और टर्पेंटाइल ऑयल लेना है। किस रेशियो में, तो 1:1, यानी कि लगभग जितना क्लोरोफॉर्म रहे उतना ही टर्पेंटाइल ऑयल लेना है। दोनों को मिक्स करके फिर हम उस जगह पर लगा देंगे। क्लोरोफॉर्म क्या है, ये एक नॉर्मल एनेस्थेसिया है, यानी कि ये सामान्य निश्चेतक है। तो ये क्या करेगा, जो जितने भी जो कीड़े हैं, जितने भी मैगट है उनको खत्म कर देगा उधर ही। और जो भी बच जाएंगे उसको टर्पेंटाइल क्या करेगा कि ये एक काउंटर इरिटेंट है। काउंटर इरिटेंट यानी कि एक जलनशील है, तो फिर उसमें जलन करेगा तो जितने भी जो मैगट है वो बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद देखें तो गांव का उपचार या फिर उसकी गांव की साफ सफाई कैसे करनी है। तो गांव का उपचार या फिर गांव की साफ सफाई कैसे करनी है। हमने गांव तो टोटल पढ़ लिया, ओपन वुंड क्लोज वुंड पूरा पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम गांव का उपचार या फिर उसकी सफाई कैसे करनी है। तो गांव का उपचार हम करेंगे, गांव का उपचार करने के लिए जो भी हम एंटीसेप्टिक ले रहे हैं वो एकदम माइल्ड रहना चाहिए। माइल्ड यानी कि जितना पतला हो सके, माइल्ड यानी कि जितना पतला हो सके। माइल्ड एंटीसेप्टिक इसमें काम में लेते हैं, इसमें माइल्ड एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं। माइल्ड यानी कि जितना पतला हो उतना अच्छा है, जितना पतला हो। माइल्ड किसे बोलेंगे, यानी कि पतला। और जितना
एंटीसेप्टिक जितना पतला होगा उतना ही अच्छा रहेगा, अच्छा होगा। ये क्यों बोल रहे? क्योंकि अगर मान लो हम ले रहे नॉर्मल पोविडोन आयोडीन ले रहे, तो पोविडोन आयोडीन क्या रहेगा कि उसमें जो काम करेगा वो रहेगा आयोडीन रहेगा। तो जितना भी फ्री आयोडीन रहेगी वो उसमें कार्य करेगी, जितनी भी फ्री आयोडीन रहेगी वो उसमें काम करेगी। यानी कि मान लो कि हमने कोई पात्र लिए, उसमें पोविडोन आयोडीन मिला दिया, इसमें मिलाया 1 ग्राम, इसमें मिलाया 20 ग्राम, इसमें मिलाया 1 ग्राम और इसमें मिलाया 1 ग्राम। उसमें से हम अगर देखें तो सबसे अच्छा रहेगा वो ये रहेगा। एक लीटर हमने टोटल हमने बना जो लिक्विड बनाया 1 लीटर बनाया, उसमें 1 ग्राम हमने मतलब इसके सहित 1 ग्राम हमने पहले पोविडोन आयोडीन डाल दिया, फिर उसके बाद हमने पानी डाला और जो मिक्सचर बन गया वो बना टोटल 1 लीटर। उसके बाद हमने 20 ग्राम पोविडोन आयोडीन डाला, फिर उसके ऊपर पानी डाला और टोटल जो मिक्सचर बन गया वो बना 1 लीटर। यानी कि जितना कम डालेंगे, जितना कम हम कोई भी एंटीसेप्टिक डालेंगे, उतनी ही उसके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि इसमें जो काम करता है वो करता है फ्री आयोडीन, इसमें जो काम करेगा वो फ्री आयोडीन करेगा। इसमें फ्री आयोडीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी और इसमें फ्री आयोडीन की मात्रा कम रहेगी। इसमें आयोडीन तो ज़्यादा मतलब मात्रा तो ज़्यादा रहेगी, जो नॉर्मल जो मात्रा है वो तो ज़्यादा रहेगी और इसमें कम रहेगी, पर जो फ्री आयोडीन है यानी कि जो फ्री आयोडीन जो इसमें काम करने योग्य है वो इसमें ज़्यादा रहेगी। क्योंकि इसमें तो जो सॉल्यूशन है वो ही ज़्यादा हो गया, उसमें फ्री आयोडीन मिली नहीं। अगर उदाहरण के तौर पे मान ले तो कोई कमरा है, उसके अंदर 20 जन हमने भर दिए और एक कमरा उसमें सिर्फ एक ही जन है, तो 20 जन रहेंगे तो क्या रहेगा, उसमें भीड़ ज़्यादा बनेगी। जितनी भीड़ बनेगी तो रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा तो उसमें घुटन भी ज़्यादा महसूस होगी और उनको काम करने के लिए एकदम फ्री, कोई भी मतलब उसके काम करने के लिए वो अपने आप को फ्रीनेस महसूस नहीं करेंगे। उसी प्रकार इसमें भी रहेगा। और अगर एक व्यक्ति है तो उस कमरे में मतलब एकदम फ्री से रह रहा है, उसको कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, तो वो काम करने में भी उसमें आसानी रहेगी। तो क्या रहेगा, इसमें फ्री आयोडीन काम करेंगे। 1 ग्राम वाले में फ्री आयोडीन ज़्यादा मात्रा में रहेगी इसलिए ये अच्छा रहेगा, और 20 ग्राम वाले में फ्री आयोडीन की मात्रा कम रहेगी इसलिए ये उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें जो एंटीसेप्टिक रहती है वो हो सके तो कम से कम मात्रा में हमें पानी में डिजोल्व करनी है। तो पहला ही हम ले लेंगे पोविडोन आयोडीन, पोविडोन आयोडीन। अब पोविडोन आयोडीन इसका कार्य करने का तरीका कैसा रहेगा कि जितनी भी फ्री आयोडीन रहेगी उतनी ही मतलब जितनी ज़्यादा फ्री आयोडीन रहेगी उतना ही वो कार्य अच्छे से करेगी। तो कार्य करने का तरीका अगर देखें तो कार्य करने का तरीका तो जितनी फ्री आयोडीन ज़्यादा रहेगी उतना कार्य बेहतर रहेगा, या फिर उतना सॉल्यूशन बेहतर रहेगा। यानी कि अगर देखें तो पोविडोन आयोडीन का कार्य करने का तरीका, जितनी भी फ्री आयोडीन ज़्यादा रहेगी उतना ही उसका सॉल्यूशन बेहतर होगा, उतना ही वो काम ज़्यादा करेगी, उतना ही ज़्यादा वो एंटीसेप्टिक रिएक्शन उसका होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें एंटीसेप्टिक एक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें एंटीसेप्टिक ऑप्शन होगा। और पोविडोन आयोडीन अगर हम गोल ले रहे, मान लो ये पोविडोन आयोडीन का गोल हम ले रहे, एक तो 1 ग्राम का और एक ले रहे 20 ग्राम का, एक तो ले रहे 1 ग्राम का और एक ले रहे 20 ग्राम का। यानी कि पोविडोन आयोडीन की मात्रा इसमें 1 ग्राम की गोल है, वो भी 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में, और सेम इसी प्रकार 20 ग्राम गोल है, ये भी है 1 लीटर पानी में। सेम इसी प्रकार दोनों में ले रहे, तो इसमें जो फ्री आयोडीन है वो उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, इसमें फ्री आयोडीन ज़्यादा मात्रा में होगी, और तो क्या करेगा, इसमें जीवाणु नष्ट करने की जो क्षमता रहेगी वो भी ज़्यादा रहेगी और गाँव की सफाई अच्छे से होगी। तो
इसमें फ्री आयोडीन ज़्यादा मात्रा में होगी तो जीवाणु को भी जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी, नष्ट करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। और क्या होगा फिर, गांव की सफाई भी अच्छे से होगी, गांव की सफाई अच्छे से होगी। ये और अगर 20 ग्राम लेंगे तो इसमें जो फ्री आयोडीन है वो कम रहती है और जीवाणु को नष्ट करने की क्षमता भी कम रहेगी। तो इसमें अगर देखें तो फ्री आयोडीन कम मात्रा में होगी तो जीवाणु को नष्ट करने की क्षमता भी कम होगी, नष्ट करने की क्षमता भी कम होगी। क्लियर? तो हमने देखा कि घाव का उपचार कैसे करना है। तो घाव का उपचार अगर करना है तो जो एंटीसेप्टिक लेंगे वो एकदम जितना पतला हो सके उतना अच्छा रहेगा, यानी कि एकदम माइल्ड एंटीसेप्टिक है ना, जितना पतला हो सके उतना ही अच्छा रहेगा। पहला ही हम ले लें पोविडीन आयोडीन। पोविडीन आयोडीन में कि उसका कार्य करने का तरीका कैसे रहेगा, तो जितनी उसमें फ्री आयोडीन रहेगी उतना ही सोल्यूशन वो बेहतर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें जो आयोडीन रहती है वो कितनी ज़्यादा है उसमें उस पर डिपेंड नहीं करता है, आयोडीन कितनी फ्री है उस पर डिपेंड करता है। कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड नहीं करता, उसमें कितनी फ्री है उस पर डिपेंड करता। अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा पोविडीन आयोडीन लिया तो जो आयोडीन है वो फ्री कम रहेगी, और कम लिया तो जो आयोडीन रहती है वो फ्री मात्रा में ज़्यादा रहेगी। क्लियर? यानी कि मान लो हमने दो उदाहरण लिए कि 1 ग्राम लिया और 20 ग्राम लिया, तो 1 ग्राम घोल लिया 1 लीटर पानी में, और एक ग्राम लिया घोल 1 लीटर पानी में। ये रहेगा वो थोड़ा गाढ़ा घोल रहेगा और ये रहेगा वो थोड़ा पतला घोल रहेगा। फिर इसमें जो फ्री आयोडीन रहेगी वो ज़्यादा मात्रा में रहेगी, तो क्या होगा, जीवाणु को नष्ट करने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी और गांव की सफाई अच्छे से होगी। इसमें क्या रहेगा कि फ्री आयोडीन की मात्रा कम होगी और जीवाणु को नष्ट करने की क्षमता भी कम रहेगी। क्लियर? उसके बाद देखिए थी कि अगर आयोडीन को मेनली हमें ओरल रूट से नहीं देना है। ओरल रूट से यानी कि कान के कोई अगर संक्रमण हो, प्राण का अगर कोई संक्रमण हो तो हमें पोविडीन आयोडीन नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये ऑटोटॉक्सिक होता है। ऑटोटॉक्सिक यानी कि कान के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऑटोटॉक्सिक, ऑटो यानी कि कान, टॉक्सिक यानी जहरीला, मतलब कान के लिए ये विषैला या फिर कान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो नोट लगा के लिखेंगे कि पोविडीन आयोडीन को कभी भी कान के संक्रमण या घाव को धोने के लिए या फिर उपचार के लिए काम में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यह ऑटोटॉक्सिक होता है। ऑटो मतलब कान, टॉक्सिक यानी विषैला, यानी कि कान को नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर? यानी कि पोविडीन आयोडीन रहता है वो कभी भी कान के संक्रमण या फिर कान का अगर कोई घाव हुआ है तो उसकी सफाई के लिए हम उसको धोने या फिर उसके उपचार के लिए या फिर उसकी सफाई के लिए हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो
पोविडीन आयोडीन रहता है वो रहता है ऑटोटॉक्सिक। ऑटोटॉक्सिक का मतलब यानी कि ऑटो यानी कि कान, टॉक्सिक का मतलब विषैला, कान के लिए वो एकदम नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए कभी भी कान की सफाई के लिए पोविडीन आयोडीन का उपयोग नहीं करेंगे। क्लियर? यानी कि पोविडीन आयोडीन को कभी भी कान के संक्रमण में, घाव की सफाई के लिए हम यूज में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑटोटॉक्सिक होता है, यानी कि कान के लिए नुकसानदायक होता है। उसके बाद अगर सेकंड देखें तो KMnO4, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर लाल दवा या फिर PP। क्लियर? तो अगला है जो हमारा एंटीसेप्टिक है वो है KMnO4, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा या फिर PP। इसमें क्या रहेगा कि ये कार्य करने का इसका जो तरीका रहेगा वो कैसे रहेगा, तो ये क्या करेगा, जो कोशिका जीवाणु रहती है उसकी कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल है उसको नष्ट कर देगा। सेल वॉल को नष्ट करके ये कार्य करता है। तो कार्य करने का अगर इसका तरीका देखें तो, कार्य करने का तरीका अगर इसका देखें तो, यह जीवाणुओं की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल को नष्ट करता है। तो ये कार्य कैसे करेगा, तो ये जो जीवाणु रहते हैं उसके जो कोशिका भित्ति रहती है वो उसको सेल वॉल को वो नष्ट कर देता है। और इसमें सफाई के लिए कितना लेना चाहिए, तो लगभग 0.1 से 0.2 इसमें KMnO4 यूज में लेना चाहिए। तो गाय की सफाई के लिए 0.1% से 0.2% KMnO4 काम में लेंगे, यानी कि जितना पतला गोल हो सके उतना सही रहेगा। यानी कि अगर हम देखें तो 0.1 यानी कि 1 लीटर में 1 ग्राम, 1 लीटर में 1 ग्राम हमें इसका यूज लेना है, यानी कि जितना हो सके उतना पतला ही हम एंटीसेप्टिक काम में लेंगे। पहला हमने पढ़ा पोविडीन आयोडीन, अब पढ़ा हमने लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। उसको क्या रहेगा, ये काम कैसे करेगा, जीवाणु की सेल वॉल जो रहती है उसको नष्ट करता है। और ये अगर काम में लेना है तो 0.1 से 0.2 KMnO4 काम में लेंगे, यानी कि अगर 1 लीटर पानी ले रहे तो उसमें सिर्फ 1 ग्राम ही KMnO4 मिलाएंगे। अब पढ़ेंगे हम अगली जो हेडिंग है वो घाव जो हीलिंग होगा वो किस प्रकार से होगा, यानी कि वुंड हीलिंग किस प्रकार से होगा। घाव का बढ़ना, घाव का बढ़ना या फिर वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग किस प्रकार से होगी, क्लियर? वुंड हीलिंग किस प्रकार से होगी, तो वुंड हीलिंग जो होगी, मान लो ये कोई घाव लगा है, ये कोई घाव है, तो इसमें जो हीलिंग होगी वो एंटीसेप्टिक से नहीं होगी। एंटीसेप्टिक का काम बस इतना है कि उसमें संक्रमण ना फैले। एंटीसेप्टिक जो हम नॉर्मली हम लेते, डेटॉल सेवलॉन वगैरह जो लेते वो एंटीसेप्टिक के रूप में हम लेते, उनका काम इतना है कि सिर्फ उसमें संक्रमण ना फैले, उसका काम बस संक्रमण को रोकना है, घाव को हील करना नहीं है। घाव जो हील होगा वो हमारे शरीर खुद करता है, घाव जो हील होगा वो हमारे शरीर की कोशिकाएं खुद करती है। कैसे करती है, तो उसमें समसूत्री विभाजन भी होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। घाव को हील करने के लिए समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन से घाव भरेगा, और जो भरेगा वो एंटीसेप्टिक से नहीं भरेगा। एंटीसेप्टिक का काम सिर्फ इतना है कि वो संक्रमण को रोके, और जो हमें हीलिंग होगी वो हमारा शरीर खुद करेगा। और कैसे करेगा, तो वो करेगा परिधि से केंद्र की ओर, यानी कि ऐसे उसमें हीलिंग होगी, यानी कि पहले उसके साइड से होगी। अगर घाव कोई लगाए, अगर घाव लगाए तो उसके किनारों पर पहले उसकी हीलिंग होगी, फिर किनारों से हीलिंग होते 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 अंदर की तरफ आएगी। जो हीलिंग होगी वो किनारों से होगी पहले, और किनारे से होते होते अंदर आएगी। फिर क्या होगा, इसमें प्राथमिक जो होगा इसमें फर्स्ट में हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन, कोई भी घाव है तो उसमें हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन देखने को मिलेगी। तो
घाव के बढ़ने की शुरुआत में हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, सूजन देखने को मिलती है। सूजन में क्या होगा कि इसमें डब्ल्यूबीसी आकर उधर इकट्ठा हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी आकर उधर इकट्ठा हो जाएगी। तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, वो संक्रमण को रोकने का काम करेगी। डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, संक्रमण को रोकने का काम करेगी। फिर इसमें क्या होगा कि जो समसूत्री विभाजन होगा, कोशिकाओं में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन से ही घाव बढ़ेगा, घाव बढ़ेगा। और एंटीसेप्टिक जो रहता है उसका काम उसको हील करने का नहीं है, एंटीसेप्टिक का काम सिर्फ संक्रमण को रोकने का है। और अगर घाव की अगर प्रक्रिया देखें, घाव बढ़ने की जो प्रक्रिया देखें, तो वो होगा परिधि से केंद्र की ओर, यानी कि पहले तो बाहर की सतह पर उसमें हील होगा, फिर धीरे धीरे अंदर की सतह पर होगा। तो लास्ट में जो हील होगा वो होगा केंद्र में, यानी कि सबसे अगर लास्ट में अगर हील देखे तो वो केंद्र में होगा, यानी कि घाव भर रहा है और बीच में लाए हमें सॉफ्ट एकदम टिश्यू देखने को मिलता है। फेरी फेरी में तो या फिर परिधि में तो एकदम हार्ड टिश्यू बन के, पर जो केंद्र रहता है वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू देखने को मिलती है। अगर वहाँ पर कोई हल्की चीज भी चुभई जाए या फिर हल्का कोई प्रहार किया जाए तो वापस वो घाव हो सकता है या फिर वापस ब्लीडिंग हो सकती है, वैसे रहता है। तो परिधि में पहले उसकी हीलिंग होगी, फिर समसूत्री विभाजन से धीरे धीरे वो केंद्र की तरफ आएगी। और जो हीलिंग को अगर हमको तेज करना है तो हम विटामिन सी या फिर हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा वुंड कैसे भरेगा, वुंड भरेगा समसूत्री विभाजन से, परिधि से केंद्र की ओर भरेगा, और जो एंटीसेप्टिक रहेगा वो हीलिंग का काम नहीं करेगा, वो सिर्फ संक्रमण को रोकने का काम करेगा। और जो प्राथमिक रहेगा वो इन्फ्लामेशन होगा, यानी कि इन्फ्लामेशन सूजन होगा, उसमें क्या रहेगी, डब्ल्यूबीसी आकर इकट्ठा हो जाएगी जो कि संक्रमण से लड़ेगी। तो पहला ही पॉइंट है हमारा कि घाव की शुरुआत में इन्फ्लामेशन मतलब घाव की शुरुआत में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। यानी कि अगर घाव के यहाँ पे देखो तो घाव की शुरुआत ही इन्फ्लामेशन से होती है। घाव बढ़ने की जो शुरुआत घाव की शुरुआत में, या फिर ऐसे लिख दो घाव बढ़ने की शुरुआत, घाव ये पूरा ही कट कर दो, घाव बढ़ने की शुरुआत, क्योंकि घाव तो पहले से ही हो रखा है। तो घाव बढ़ने की शुरुआत इन्फ्लामेशन से होती है। जो घाव बढ़ने की जो शुरुआत रहेगी वो होगी इन्फ्लामेशन, यानी सूजन से होगी। सूजन में क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी आकर उधर एकत्रित हो जाएगी, क्या करेगी, तो वो संक्रमण को रोकने का काम करेगी। तो इन्फ्लामेशन में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी आकर एकत्रित हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी आकर एकत्रित हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, ये संक्रमण को रोकने का काम करेगी, संक्रमण को रोकने का काम करेगी। फिर क्या होगा, तो जो शरीर की कोशिका उसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो घाव में समसूत्री विभाजन होगा जिससे वो बढ़ता है। तो इसके बाद घाव में समसूत्री विभाजन होगा जिससे घाव बढ़ेगा, प्लस जो एंटीसेप्टिक हम लगाते हैं वो संक्रमण को रोकने का काम करेंगे, प्लस एंटीसेप्टिक संक्रमण को रोकने का काम करती है। जो हम एंटीसेप्टिक लगा रहे हैं उससे हीलिंग नहीं होगी, वो सिर्फ संक्रमण को रोकने का ही काम करेगी। हीलिंग हमारा शरीर खुद करता है, हीलिंग जो करता है वो हमारा शरीर खुद करता है, वो हमारे माइंडसेट के हिसाब से। अगर मान लो किसी का माइंडसेट ऐसा हो गया कि ये हीलिंग नहीं होगी तो वो हीलिंग लेट ही होगी, और अगर किसी का माइंडसेट हो गया क्या है ये एकदम आसान से हो जाएगा तो वो हीलिंग फटाफट हो जाएगी। यानी कि जो हीलिंग रहती है वो हमारे माइंडसेट के हिसाब से चलती है। जो हीलिंग करता है वो हमारा शरीर खुद करता है, बाहर की कोई भी औषधि ले लो वो हमारे शरीर की हीलिंग नहीं करती। और जब हम देखें तो फ्रैक्चर में जो हम पीओपी का प्लास्टर लगाते हैं, प्लास्टर से हीलिंग नहीं होती, प्लास्टर सिर्फ उस हड्डी को स्थिर रखने का काम करता है, हीलिंग जो करेगी वो हमारा शरीर खुद करता है। तो हमारे शरीर में चाहे कुछ भी हो,
हीलिंग हमारा शरीर खुद करेगा, बस बाहर बाहर के जो रहेंगे वो सिर्फ उसकी सहायता करेंगे। हीलिंग हमारा शरीर खुद ही करता है। क्लियर? और अगर समसूत्री विभाजन होगा और संक्रमण होगा, ठीक है। और अगर गाव बढ़ने की अगर प्रक्रिया देखें तो परिधि से केंद्र की ओर होगी। तो गाव बढ़ने की प्रक्रिया अगर देखें तो गाव बढ़ने की प्रक्रिया वो होगी परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर। यानी कि ये गांव है तो पहले परिधि पर बढ़ेगा, फिर धीरे 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 करके केंद्र में आएगा। इस प्रकार से इसमें जो हीलिंग होगी वो, और यहाँ पर जो केंद्र रहेगा वहां पर सबसे लास्ट में हीलिंग होगी। तो सबसे अंत में हीलिंग कहाँ पर होगी तो उसकी परिधि केंद्र पर, और सबसे फर्स्ट में हीलिंग कहाँ पर होगी तो उसकी परिधि पर। और अगर हमें गांव की हीलिंग को फास्ट करना है, गांव की हीलिंग को फास्ट करने के लिए एक तो हम ले लेंगे विटामिन सी और या फिर हल्दी। सबसे अच्छी अगर एंटीबायोटिक देखे, सबसे अच्छी औषधि देखे तो वो है हल्दी। क्लियर? तो हमने देखा गांव की हीलिंग की प्रोसेस कैसे होती है। गांव की हीलिंग की शुरुआत में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन से क्या होगा तो उसमें डब्ल्यूबीसी आकर एकत्रित हो जाएगी जो कि संक्रमण को रोकने का काम करेगी। फिर गांव में समसूत्री विभाजन होगा और वो गांव धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा, और जो एंटीसेप्टिक हम लगाते हैं वो संक्रमण को रोकने का काम करेगी। फिर उसके बाद गांव बढ़ने की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी समसूत्री से। उसमें फिर क्या होगा, परिधि से होकर वो फिर केंद्र की ओर बढ़ेगा, और सबसे जल्दी जो हीलिंग होगी वो परिधि पर होगी, और सबसे जो लेट हीलिंग होगी वो होगी केंद्र पर। उसके बाद अगर गांव की हीलिंग अगर तेज करनी है तो विटामिन सी और हल्दी का यूज हम कर सकते हैं। क्लियर? तो अब पढ़ेंगे हम वर्ल्ड हीलिंग के प्रकार। जो गांव की हीलिंग होती है वो किस प्रकार से होगी। दूसरा देखेंगे हम वुंड हीलिंग के प्रकार, यानी कि जो गांव की हीलिंग होगी वो किस प्रकार से होगी। तो गांव की हीलिंग होती है वो दो प्रकार से होती है, एक तो होगी प्राइमरी हीलिंग और दूसरी होगी सेकेंडरी हीलिंग। अगर मान लो प्राइमरी हीलिंग किसे कहेंगे, प्राइमरी हीलिंग उसे कहेंगे यानी कि नॉर्मल कोई गांव है, ज़्यादा कोई गहरा गांव नहीं है, तो उसकी जो हीलिंग होगी वो प्राइमरी हीलिंग होगी। यानी कि नॉर्मल जो टिश्यू का लॉस हुआ है, नॉर्मल टिश्यू का लॉस हुआ है तो फिर उसमें जो प्रोसेस होगी वो भी छोटी होगी, उसकी हीलिंग भी फास्ट होगी, तो वो होगी प्राइमरी हीलिंग से। और सेकेंडरी हीलिंग देखें तो सेकेंडरी हीलिंग में क्या होगा कि गाँव अगर कोई ज़्यादा गहरा है तो उसकी जो प्रोसेस होगी वो भी धीमी होगी, जो उसकी हीलिंग की प्रोसेस होगी वो भी धीमी होगी, और जब उस पर हीलिंग हो जाएगी उसके बाद उसमें एक गांठ रह जाती है। नॉर्मली अगर देखा होगा तो अगर कोई गहरा घाव रहता है उसमें अगर हीलिंग होती है उसके बाद थोड़ी एक निशान रह जाता है, निशान छूट जाता है, गांठ टाइप एक निशान रह जाता है, उसको बोलेंगे हम ग्रेनुलेशन। यानी कि जो गांठ रहता है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू का बनता है, जो गांठ बनता है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू ही रहते हैं उसमें। अब देखेंगे हम दो प्रकार से होती है, ये होती है दो प्रकार से, एक होती है प्राइमरी हीलिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी हीलिंग। प्राइमरी हीलिंग में क्या होगा कि इसमें घाव ज़्यादा गहरा नहीं रहता है, इसमें घाव मतलब जब टिश्यू का लॉस कम हुआ हो, जब टिश्यू का लॉस कम हुआ हो, जब टिश्यू का लॉस कम हुआ हो, टिश्यू का लॉस कम हुआ यानी कि हम नॉर्मल जब दाढ़ी करते वक्त हम कट जाते, या फिर चाकू से थोड़ा कट लग गया, यानी कि मेनली अगर देख लो तो इनसाइड वुंड ही इसमें आ गया। तो एग्जांपल लिखेंगे इसके, इनसाइड इसमें इनसाइड वुंड इसका उदाहरण आ गया, तो इनसाइड वुंड। क्लियर? इनसाइड वुंड आ गया तो ये घाव भी कम रहेगा, तो फिर क्या होगा इसकी हीलिंग प्रोसेस भी फास्ट रहेगी और घाव भी जल्दी से भरेगा।
और इसमें क्या रहेगा, लास्ट में थोड़ा स्कार रह जाता है, यानी कि अपन देखे तो नॉर्मल अगर खरोच आ गई, तो इसके ऊपर एक काला थब्बा बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, एक काला काला एक थोड़ा स्पॉट रह जाता है, उसको बोलेंगे हम स्कार। लास्ट में एक स्कार रह जाता है और वो भी थोड़े समय के बाद वो निकल जाता है, स्कार भी थोड़े समय के बाद निकल जाता है। तो इसमें टिश्यू का लॉस कम होता है, तो इसकी हीलिंग प्रोसेस भी फास्ट होगी। तो हीलिंग भी फास्ट होगी, क्योंकि टिश्यू का लॉस कम हुआ तो हीलिंग भी फास्ट होगी। तो क्या होगा, हीलिंग में समय कम लगेगा और लास्ट में स्कार बन जाएगा। तो हीलिंग में समय कम लगेगा और लास्ट में स्कार बन जाएगा, स्कार बन जाएगा। स्कार यानी कि जो लास्ट में जो काले रंग का थोड़ा ब्लड क्लॉट जम जाता है या ब्लड क्लॉट जो बन जाता है, उसको बोलेंगे हम स्कार। तो प्राइमरी हीलिंग में क्या होगा, इसमें टिश्यू का लॉस कम हुआ है तो हीलिंग भी फास्ट होगी और समय भी कम लगेगा और लास्ट में इसमें स्कार बन जाता है वो भी हट जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी हीलिंग। सेकेंडरी हीलिंग में क्या होगा कि इसमें टिश्यू का लॉस ज़्यादा होता है, टिश्यू का लॉस ज़्यादा हुआ तो फिर इसको हीलिंग करने भी ज़्यादा टाइम लगेगा और लास्ट में उसमें एक त्वचा का उभर निकल जाता है, यानी टिश्यू का उभर निकल जाता है, उसको बोलेंगे हम ग्रेनुलेशन जो टिश्यू रहते हैं उनका उभर रह जाता है, उसको यानी कि एक उभर रह जाता है, उसको बोलेंगे हम ग्रेनुलेशन टिश्यू कहते हैं। जो उभर जो निकल जाता है, उभर जो बच जाता है, उसको बोलेंगे हम ग्रेनुलेशन टिश्यू। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, टिश्यू का लॉस ज़्यादा होता है जब टिश्यू का लॉस ज़्यादा हो। अब टिश्यू का लॉस किस में ज़्यादा होगा, तो जितने भी ओपन वुंड है, ओपन वुंड यानी कि जिसमें ज़्यादा गहरा हो, इनसाइड वुंड तो नॉर्मली आ गया, इससे भी ज़्यादा जो गहरे रहते हैं यानी कि परफोर्मेटिंग वुंड है, गन शॉट वुंड है, वो सब इसमें आ गए। यानी कि या फिर लिख दो नॉर्मल एग्जाम्पल में लिख दो ओपन वुंड। ओपन वुंड, ओपन वुंड में जितने भी हार्डली जो वुंड रहते हैं वो नॉर्मली वुंड नहीं है, उसमें एब्रेजन वगैरह इनसाइड वुंड वो हम नहीं लेंगे, जिसका बाकी उनको छोड़ के जो आ गए ओपन वुंड में वो लेंगे। तो इसके एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, टिश्यू का लॉस ज़्यादा होगा तो इसमें हीलिंग भी स्लो होगी, तो हीलिंग स्लो होगी और समय भी ज़्यादा लगेगा, और समय भी ज़्यादा, हीलिंग प्रोसेस स्लो होगी और उसमें समय भी ज़्यादा रहेगा और लास्ट में क्या होगा कि एक टिश्यू का एक उभर निकल जाता है, टिश्यू का एक उभर निकल जाता है, एक थोड़ी मतलब कोई ज़्यादा मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ या फिर कोई भी ज़्यादा चीरा लगा है, तो उस पर अगर चीरा लगाए ज़्यादा गहरा तो उसमें क्या रहता है, बाद में अगर वो हील हो जाएगा उसके बाद एक त्वचा का एक उभर निकल आता है, त्वचा का एक उभर निकल आता है, उसको बोलेंगे हम ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो जो उभर निकल रहा है वो उसको बोलेंगे हम, त्वचा के उभर को, त्वचा का उभर आता है उसको बोलेंगे हम ग्रेनुलेशन टिश्यू कहते हैं उसको, वो जो उभर आएगा उसको बोलेंगे हम ग्रेनुलेशन टिश्यू। क्लियर। तो हीलिंग के जो प्रकार है, वुंड हीलिंग के प्रकार है वो दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, प्राइमरी हीलिंग और सेकेंडरी हीलिंग। प्राइमरी हीलिंग जिसमें अगर घाव उतना ज़्यादा गहरा नहीं हो, यानी कि टिश्यू का लॉस उतना ज़्यादा नहीं हुआ हो, तब क्या होगा, टिश्यू का लॉस ज़्यादा नहीं हुआ है तो उसमें जो हीलिंग प्रोसेस वो भी कम रहेगी, समय भी कम लगेगा और लास्ट में वो एकदम क्लियर हो जाएगा, लास्ट में स्कार बनेगा और वो बाद में क्लियर हो जाएगा वो भी। उसके बाद सेकेंडरी हीलिंग देखे तो इसमें टिश्यू का लॉस ज़्यादा होगा तो हीलिंग प्रोसेस भी इसमें धीमी रहेगी, यानी कि स्लो रहेगी, धीरे धीरे इसकी हीलिंग होगी क्योंकि गहरा है। और इसमें क्या रहेगा कि जो लास्ट में अगर हील हो गया उसके बाद एक त्वचा पर उभर आता है जिसको बोलेंगे हम ग्रेनुलेशन टिश्यू। क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे वुंड हीलिंग के फेस यानी कि चरण। पढ़ेंगे हम वुंड हीलिंग के फेज यानी कि चरण। ये टोटल कितने, तो ये है टोटल 3 जो
वुंड हीलिंग के जो चरण है वो टोटल 3 है। पहला है लेग फेज, दूसरा है रिपेयर फेज और तीसरा है रिमॉडलिंग फेज। लेग फेज में क्या होगा कि इसकी शुरुआत जो रहेगी वो इन्फ्लेमेशन से होगी। हमने देखा कि जब भी वुंड की हीलिंग होगी तो पहले इन्फ्लेमेशन आता है, तो इसकी जो शुरुआत रहेगी वो इन्फ्लेमेशन से होगी। पहला जो रहेगा वो रहेगा लेग फेज। तो लेग फेज में क्या होगा, इसमें क्या होगा, WBC आकर इकट्ठा हो जाएगी, तो फिर इसमें इन्फ्लेमेशन होगा। तो इसकी जो शुरुआत रहेगी, इसकी शुरुआत इन्फ्लेमेशन से होती है। इनमें अब इन्फ्लेमेशन किसे कहेंगे, जो WBC आकर एकत्रित हो जाना, जो WBC आकर इकट्ठा हो जाती है उसको बोलेंगे हम इन्फ्लेमेशन, यानी कि WBC एकत्रित होना। WBC एकत्रित होकर संक्रमण से लड़ेगी, उसको बोलेंगे हम इन्फ्लेमेशन। क्लियर। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद रिपेयर फेज आएगी। उसके बाद जो आएगी वो आएगी रिपेयर फेज। रिपेयर फेज को पॉलीफेरेटिव फेज भी कहते हैं। पॉलीफेरेटिव फेज, जो रिपेयर फेज है उसको पॉलीफेरेटिव फेज भी कहते हैं। पॉलीफेरेटिव फेज यानी कि पॉलीफेरेटिव का मतलब यानी कि जो उसके समसूत्री विभाजन से उसकी जो नई कोशिका बन रही है उसको बोलेंगे हम पॉलीफेरेटिव। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। यानी कि अगर देखें तो सबसे जो वुंड हीलिंग की जो फेज सबसे ज्यादा जो होती है वो मेनली वो रिपेयर फेज ही होती है। यानी कि जो प्रोसेस सबसे ज्यादा जिस फेज में होती है वो रिपेयर फेज में होती है। इसमें क्या होगा कि मेनली जो घाव भरेगा वो इसमें भरेगा, तो इसमें समसूत्री विभाजन होगा और नई कोशिका बनेगी जिससे घाव भरेगा। तो समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा तो फिर इसमें नई कोशिकाएं बनेगी, नई कोशिका बनेगी तो इसमें घाव भर जाएगा, घाव भरेगा। तो अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो फेज होती है वो यही फेज होती है। अगर और इसमें क्या होता है कि घाव अगर भरेगा तो इसमें क्या रहेगा, जो घाव रहता है उसमें थोड़ा खिंचाव रहता है, घाव में खिंचाव होता है, उसको बोलेंगे हम वुंड कॉन्ट्रैक्शन। वुंड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इस जो घाव भर गया इसके बाद एक वुंड में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि इसके पश्चात घाव भरने के पश्चात इसके पश्चात वुंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि वुंड यानी कि घाव, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि खिंचाव। तो घाव में खिंचाव होगा, घाव भरने के बाद घाव भर गया, घाव भरेगा धीरे धीरे तो उसके क्या होगा कि घाव में खिंचाव होगा, तो उससे क्या रहेगा, घाव भरने में वो एकदम सिकुड़ जाएगा। घाव भरेगा उसमें खिंचाव होगा, घाव एकदम सिकुड़ जाएगा। उसके बाद अगर देखिए तो रिपेयर फेज में अगर खिंचा हुआ तो ये जो घाव है, घाव की जो सरफेस है वो एकदम सॉफ्ट ही अभी तक सॉफ्ट ही रहेगी। फिर रिमॉडलिंग जो फेज आएगी वो वापस उसको स्किन को हार्ड बनाएगी। तो लास्ट फेज है वो है रिमॉडलिंग फेज, यानी कि रिमॉडल करना, जैसा था वैसा वैसा करना। तो इसमें क्या रहेगी, इसमें स्किन हार्ड हो जाएगी, तो स्किन का हार्ड होना। क्लियर। तो हम अभी वुंड हीलिंग के फेज पढ़ रहे जो कि 3 है मेनली, लेग फेज, रिपेयर फेज इसको पॉलीफेरेटिक फेज भी कहते हैं, और रिमॉडलिंग फेज। लेग फेज में क्या रहेगा कि मेनली इन्फ्लेमेशन होगा, यानी कि उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, WBC आके एकत्रित होकर संक्रमण से रोकेगी। उसके बाद रिपेयर फेज या फिर इंफ्लेमेटरी फेज, इसमें क्या होगा, मेनली अगर कोई फेज देके वुंड रिपेयरिंग की तो वो है रिपेयर फेज ही है। और इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा तो नई कोशिका बनेगी, तो वो इसमें घाव भरेगा, और घाव भरने के बाद क्या होगा कि इसमें जो वुंड रहता है उसमें कंट्रैक्शन होता है, यानी घाव में कंट्रैक्शन होगा, घाव में खिंचाव होगा, जिसके कारण फिर वो घाव पूरा बढ़ जाएगा। और जो घाव भरेगा वो एकदम सॉफ्ट ही रहेगा, घाव जो भरा वो सॉफ्ट ही रहेगा, उसको वापस पहली जैसी त्वचा के करने के लिए फिर उसमें रिमॉडलिंग फेज रहेगा। रिमॉडलिंग फेज में क्या होगा, फिर स्किन को लास्ट में हार्ड बनाया जाएगा। क्लियर। तो इस क्लास में हम यही तक पढ़ेंगे। थैंक यू।